बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स है और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या इरशाद फरमाता है। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल को मैं थोड़े से डिफरेंट वे में करूंगा। पहले मैं इसका फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद मैं इसके डाटा पे जाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे भी एक सॉलिड रीज़न है। क्योंकि ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जो सेकंड न्यूमेरिकल है और जो इसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, ये हमारे पास इसकी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ट्रिकी न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस वजह से कोशिश हम इसको ये करेंगे कि जितना इसको आसान बना सके। तो देखते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल नंबर 1 हमें कहता क्या है कि एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर, कि आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की एयर के अंदर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। अब इसमें कोई डाटा नहीं दिया हुआ, कोई वो वैल्यू वगैरह वाली कहानियां इसमें नहीं है, यानी इसमें हमने डाटा खुद से सारा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा डाटा फाइंड करना है, सबसे पहले हम वो चीज़ देखेंगे। तो देखिए, इसमें जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला कौन सा लगेगा, वो फार्मूला लगेगा T इज इक्वल टू 2/3K 1/2 mv स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में हम ये पढ़ के आ चुके हैं। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है इस v स्क्वायर को, मतलब एवरेज स्पीड को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर। अब यहां पर देखिए 2 से कट गया, ये जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3KT डिवाइडेड बाय m, यहां पर क्या हो जाएगा नीचे आके डिवाइड, मतलब 3K इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला m नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर m इज इक्वल टू ये हमारे पास निकल आया v स्क्वायर। ओके हो गया। अब यहां पर देखें, ये एक्चुअल में ना फार्मूला बना है, इसमें हमने फाइंड क्या क्या करना है, इसमें हमें K का पता होना चाहिए, इसमें हमें T का पता होना चाहिए और इसमें हमें M का पता होना चाहिए, कि मतलब मैस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हमें ये पता होना चाहिए। तो पहले हम M को फाइंड करते हैं, फिर हम T के बारे में देखते हैं, फिर हम K के बारे में देखते हैं, लास्ट में इसमें बस पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में वो ये कंडीशन ले रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपको जुबानी याद करें, ये आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन, 0 + 273 करेंगे तो हमारे पास 273 केल्विन में आ जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 atm। अब T तो हमें फाइंड हो गया, अब कहानी रहेगी K और M की। भाई K हमारे पास क्या होता है, K हमारे पास होता है K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये हमारे पास ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये भी आपने याद रखनी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। असल मसला आता है इस स्मॉल m का। अब जो हमारे पास मैस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, मोलर मैस, जिसको हम कैपिटल M से शो करते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। अब मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन हम किस तरह से फाइंड करें, तो वो हम फाइंड करते हैं मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन। हम कैसे फाइंड करते हैं, हम नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मैस होता है, कितना होता है, एटॉमिक मैस इसका 14 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो आ जाता है 28 ग्राम इसका मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन। क्यों, N2 की हम बात कर रहे हैं, इस वजह से जो एटॉमिक मैस है नाइट्रोजन का जो कि 14 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो हमारे पास निकल आएगा मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह अगर मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना है, 16 है, तो O2 यानी कि 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें 32, आपकी एग्जांपल नंबर 2 में ये शामिल है। अब इसका मोलर मैस कितना आएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 28 ग्राम आएगा मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन। ओके हो गया, इसके एटॉमिक मैस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, N2 की हम बात करते हैं इसमें। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, वो हमारे पास होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻
इंटू 10 टू रेज पावर 23 हमारे पास ये होता है, ठीक है, इंटू 10 टू रेज पावर 23 हमारे पास होता है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि मैं फाइंड क्या कर रहा था, m को फाइंड कर रहा था। अब m को फाइंड करना है, मोलर मास कितना है 28। अब यहां पर एक और चीज है, यहां पर एक और चीज, यहां पर एक और चीज, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर मुझे कुछ और करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 23। अच्छा 28 ग्राम है, इसको मुझे केजी में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा कि 28 डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कितना आएगा 28 इंटू 10 टू रेज पावर नीचे 1000 क्या बनेगा 10 टू रेज पावर 3, ऊपर जाके क्या बनेगा -3, तो 28 इंटू 10 टू रेज पावर -3 केजी आ जाएगा। ओके हो गया। तो मोलर मास कितना आया इसमें 28 इंटू 10 टू रेज पावर -3 केजी। एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4.65 इंटू 10 टू रेज पावर -26 केजी। 28 डिवाइडेड बाय 6.02 करेंगे तो 4.65 आ जाएगा। ये 10 रेज पावर 23 है, ऊपर जाके -23 हो जाएगा तो -23 और -3 कितना आ जाएगा -26 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, k की भी वैल्यू है, t की भी वैल्यू है और m की भी वैल्यू है। अब जस्ट पुट करनी है और इसमें आंसर आ जाएगा। अब v स्क्वायर है तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो यहां से ये स्क्वायर हट जाएगा और इसके ऊपर ये चीज आ जाएगी। तो ये हमने फाइंड करी है एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को याद रखना है, आगे जाकर इसमें यूज भी होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा v, इसको मैं थोड़ा सा अगर इधर लिखूं तो v इज इक्वल टू 3, k कितना है 1.38 इंटू 10 टू रेज पावर -23 है यहां पर, और इंटू टेम्परेचर कितना है भाई, वो तो हमारे पास 273 केल्विन है, तो 273 केल्विन डिवाइडेड बाय m कितना है 4.65 इंटू 10 टू रेज पावर -26, 10 टू रेज पावर -26 और ऊपर ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। ओके हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड जो हमारे पास आती है वो कितनी आती है 493 मीटर पर सेकंड। तो यही उसने हमसे पूछी हुई थी। अब देखिए सॉल्व करने के लिए ना, जब ये आप अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये जो 10 टू रेज पावर वाली वैल्यूज होती हैं, ओहो यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं है 10 टू रेज पावर -23, तो ये जो 10 टू रेज पावर -23 और 10 टू रेज पावर -26 इसको सेपरेट सॉल्व कर लिया करें, ठीक है। और ये जो 273, 1.38 और 4.65 इनको सेपरेट सॉल्व कर लिया करें, फिर सॉल्व करके इसमें वैल्यूज पुट किया करें और बाद में फिर उसका स्क्वायर रूट लिया करें, तो आंसर इंशाल्लाह करेक्ट आपका आएगा। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। होप सो कि अब आपका ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है ये भी ट्रिकी है, बाकी सारे हलवा है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कहता है कि शो डैट, इसको हमने साथ साथ करते हैं, शो डैट द रूट मीन स्क्वायर, शो डैट रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, इसको साथ साथ लिखना है, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स। अब मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है v1 स्क्वायर, और ये जो हमारे पास निशान है ये क्या है, हमारे पास मीन स्क्वायर स्पीड है। और मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, दो डिफरेंट गैसेस की हमने लेनी है रेशियोज की। तो ये एक गैस की जो मीन स्क्वायर स्पीड है वो ये है v1 स्क्वायर, और दूसरी गैस की क्या है v2 स्क्वायर, और ये साथ में ब्रैकेट है। तो ये मीन स्क्वायर स्पीड एक गैस की, ये मीन स्क्वायर स्पीड दूसरी गैस की, और जब हमने इनको डिवाइड कर दिया तो दोनों गैसेस की ये क्या है रेशियो है मीन स्क्वायर स्पीड्स की। ओके हो गया, रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस बन गई है। लेकिन उससे क्या आ गया, शो दैट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो अब हम इस पे क्या कर देंगे, एक अदद स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो ये हमारे पास हो गया पहली लाइन का मतलब है कि शो दैट द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस के। अच्छा क्या कहा हुआ है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या कहता है,
स्क्वायर रूट ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज है। इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज का क्या मतलब है कि इनके जो मैसेज हैं उनकी इनवर्स रेशियो लेनी है। मतलब यहां पर अगर इसका मैस हम ले रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल की स्पीड, अगर हम उसका मैस m1 ले रहे हैं, m1 डिवाइडेड बाय m2, तो ये इनवर्स तो ना हुआ। ये जो हमने इनके मैसेज की रेशियो ली है, अब ये इनवर्स तो ना हुई। अगर मैं इसको लिखूं ना m2 बाय m1, m2 बाय m1, अब ये इन्वर्स हुई है। तो अब हमने इस चीज को क्या करना है, इस चीज को हमने क्या करना है, इसको हमने प्रूव करना है। इसको हमने प्रूव, देखते हैं वो प्रूव कैसे करते हैं। ये प्रूव उसने मांगा हुआ है, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज, ठीक है। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए याद रखें कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि v1 स्क्वायर डिवाइडेड v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम ये स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर उठा जाएगा, यहां पर v स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इससे जो पीछे वाला स्टेप है उसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3kt बाय m, 3kt बाय m1 हम करेंगे। मैंने कुछ पे स्क्वायर रूट डाला है, नहीं डाला, हालांकि यहां पर स्क्वायर रूट है, क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने v स्क्वायर कर दिया है, ओके। क्योंकि हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स की बात कर रहे हैं। अब यहां पर डिवाइडेड, ये तो हमारे पास एक गैस की होगी ना, अब डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां पर इसको डिवाइड कर देना 3kt बाय m2, ये दूसरी गैस के लिए। ये पहली गैस के लिए, मतलब टू डिफरेंट गैसेस लिए हैं ना, ये एक गैस के लिए, ये दूसरी गैस के लिए, और इनकी हमने रेशियो ले ली और दरमियान में इसको इक्वेट कर दिया, ओके हो गया। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2 हमने कर दिया, ओके। अच्छा यहां पर क्या होगा, देखिए 3kt से काट गया, और यहां पर क्या बचा, v1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 1/m1 है, यहां पर 1/m2 है, तो m2 ऊपर चला जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा m2/m1। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m2/m1, और हमारे पास ये आ गया। तो बस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। और अक्सर ये फाइनल एग्जाम में ऐसा ही न्यूमेरिकल आ जाता है, बल्कि ये काफ़ी दफ़ा फाइनल एग्जाम्स में आया हुआ भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, तो छोटू सा न्यूमेरिकल बस समझने में थोड़ा सा इसका होता है। तो ये हमने प्रूव करना था, तो बस हो गया प्रूव, ठीक है। तो इन पहले दो न्यूमेरिकल्स में वो कोई डाटा इस तरह से शो नहीं करता, तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कोई डाटा नहीं दिया, अब हम क्या करें। भाई थोड़े से ट्रिकी हैं, इसको थोड़ा सा जहन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमें क्या कहता है, अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अ सैंपल ऑफ गैस हम कहाँ पर बनाएं, कहाँ पर बनाएं, कहाँ पर बनाएं, कहाँ पर बनाएं, हम ना यहीं पर छोटा सा इधर इधर बना देते हैं, बाद में इसको रेस कर देंगे कि एक ये हमारे पास सैंपल ऑफ गैस है, ये हमारे पास गैस किसी सिलेंडर में इनक्लोज हुई है। मान लें कि ये इसका क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था vi इज इक्वल टू v, ठीक है। इसको हमने कंप्रेस्ड करना है कहाँ तक, हाफ तक, यानी कि कितना हो जाएगा, vf हो जाएगा v/2, कि जितना पहले वॉल्यूम था उसका हाफ कर दिया है। और अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/2 है, हम इसको क्या करें, कंप्रेस कर रहे हैं। यानी अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो जो वर्क आएगा ना वो माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो नेगेटिव में आता है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो पॉजिटिव में आता है। तो कांस्टेंट प्रेशर कितना दिया है, 1.25 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कि जो हम इस पे प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है, 1.25 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ड्यूरिंग द कंप्रेशन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब जब इसको कंप्रेस किया जा रहा है तो कितना वर्क हुआ है, 100 जूल। तो यहां पर हम इसको नेगेटिव में लेंगे,
हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव में लेंगे। क्यों? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है और वो नेगेटिव में हम लेते हैं। पूछा क्या गया है, ऑन द 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस आपने बताना है, मतलब ये जो VF की वैल्यू है ये आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, अब फिर से हम इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। 100 जूल हमने इस पर वर्क किया, जिससे हमने इसको कंप्रेस कर दिया इनिशियल वॉल्यूम के हाफ तक, और हमने इसको कंप्रेस किया है इनिशियल वॉल्यूम के हाफ तक। तो ये जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है ये कितना है? ओके हो गया। तो VI इज इक्वल टू V, VF इज इक्वल टू V/2 जो हमने फाइंड करना है। प्रेशर हमने कितना अप्लाई किया, 1.25 × 10⁵ वर्क -100 जूल, और VF हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? सॉल्व हम करेंगे भाई, वर्क का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू P∆V। आसान सा न्यूमेरिकल है, यहाँ एक आसान है। जब हम इसमें करेंगे तो W इज इक्वल टू P इंटू VF माइनस VI। मैं लिख सकता हूँ ना, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू P और यहाँ पर VF कितना आ जाएगा, V/2, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कितना रहेगा था, पहले वाले के हाफ, माइनस VI कितना है, वो तो V है, वो हमने V लिया हुआ है, और ये आ गया। ठीक है, ये वॉल्यूम है, इसको वेलोसिटी नहीं समझ लेना, थोड़ा सा V बड़ा करके डाल देते हैं, ये वॉल्यूम है। ओके हो गया। तो आएगा क्या, W इज इक्वल टू P और यहां पर क्या आ जाएगा, V माइनस 2V/2। तो W इज इक्वल टू P और माइनस V/2 आ जाएगा। ओके हो गया, माइनस V/2 आ जाएगा। अब W की वैल्यू क्या है, -100 जूल, तो मैं यहां पर लिख देता हूं -100 जूल लिख देता हूं। ओके हो गया। अब नेगेटिव से गया तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 100 जूल इज इक्वल टू P इंटू V/2 क्या था, V/2 तो VF था, तो इसकी जगह आप लिख ले VF। ओके हो गया। अब जब VF लिखेंगे तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि VF इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय P। लिख सकता हूं ना, VF इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय P। ठीक है, यहां पे जाओ लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट जो है ना वो जस्ट लास्ट पे आप लिख दिया करें। ओके हो गया। जैसे यहां पर लिखे थे मीटर पर सेकंड, लास्ट पे बस फार्मूले के लिख दिया करें। तो 100 डिवाइड P नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब P की वैल्यू जस्ट पुट करिए और आंसर आ जाएगा। तो VF इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड P कितना है भाई, 1.25 इंटू 10 टू रेज पावर इंटू 10 टू रेज पावर 5। ओके, 1.25 इंटू 10 टू रेज पावर 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 8 इंटू 10 टू रेज पावर -4 मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, क्या मीटर क्यूब, क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम को फाइंड कर रहे हैं, तो फाइनल वॉल्यूम जो कंप्रेस करके आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, इस चैप्टर का सबसे आसान न्यूमेरिकल नंबर 4। A thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy decrease। एक कोई भी थर्मोडायनेमिक हम प्रोसेस कर रहे हैं कि जिसमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा U इज इक्वल टू डिक्रीज बाय 300 जूल, तो डेल्टा U इज इक्वल टू -300 जूल लेंगे। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस में लेते हैं, डिक्रीज हो रही है तो माइनस में लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कहाँ पर है, 4 वाला, प्रोसेस विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 300 जूल इफ एट द सेम टाइम 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर उसी टाइम हम 120 जूल वर्क करें ऑन द सिस्टम, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो नेगेटिव होता है, बाय द सिस्टम हो तो पॉजिटिव होता है, और हमने वर्क कितना किया हुआ है, 120 जूल, और नेगेटिव हमने साइन क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम आ रहा है, और जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो नेगेटिव में हम वर्क लेते हैं। तो W इज इक्वल टू -120 जूल। फाइंड द हीट लॉस बाय द सिस्टम। हीट लॉस बाय द सिस्टम आपने फाइंड करनी है कि कितनी हीट लॉस हुई है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वही हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। कौन सा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W।
अब Q हमने निकाला है तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U कितना है -300 और वर्क कितना है W की जगह -120 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा Q इज इक्वल टू -420 जूल आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इतनी हीट क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो ये था हमारा कौन सा भाई, न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की। आसान है ये भी, तो देखते हैं कि भाई ये किस तरह से आसान है। A Carnot engine utilize an ideal gas, ओके हो गया। The source temperature is 227 डिग्री सेल्सियस। सोर्स टेम्परेचर को हम शो करते हैं T1 से हमेशा, और जो सिंक का टेम्परेचर होता है यानी कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर होता है उसको हम T2 से शो करते हैं, और सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। तो सोर्स का टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है। जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 227 प्लस 273 करते हैं तो 500 केल्विन आ जाएगा T1। एंड सिंक टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। और जब हम इसको डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर तो 127 प्लस 273 करेंगे यानी कि 400 केल्विन आ जाएगा। अच्छा, पूछा क्या गया है, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। आपने एफिशिएंसी ऑफ द इंजन बतानी है कितनी है, और आल्सो फाइंड द हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स, कि सोर्स से कितनी हीट आ रही है, Q1 आपने फाइंड करना है। हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, सिंक के अंदर हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है उसको हमने Q2 से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q2 हमने फाइंड करना है। और व्हेन 10,000 जूल ऑफ वर्क इज डन, और इसे वर्क कितना हो रहा है 10,000 जूल वर्क हो रहा है, यानी W की वैल्यू दी हुई है 10,000 जूल है। यानी कि फाइंड हमने क्या करना है कि Q1 हीट कितनी आ रही है, Q2 हीट कितनी सिंक में रिजेक्ट हो रही है, कितनी सिंक में जा रही है Q2 हीट, और उससे जो इन हीट के डिफरेंस की वजह से जो हमारे पास वो वर्क हो रहा है, जो हीट का डिफरेंस है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसकी वजह से जो वर्क हो रहा है वो कितना है 10,000 जूल है। और आपने बताना है उस इंजन की फिर एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, आसान सी चीज़ है, बस सिंपल। आपने पहले हम एफिशिएंसी को फाइंड करते हैं। एफिशिएंसी तो भाई आसान सा काम है निकालना, कैसे हम निकालेंगे, तो एफिशिएंसी है हमारे पास 1 माइनस T2 बाई T1, फार्मूला तो पड़ा ही होगा, इनटू 100। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने का यही फार्मूला पड़ा था ना, 1 माइनस T2 बाई T1। एक और भी होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1, और Q2 बाई Q1 की जो रेशियो होती है वो इज इक्वल टू होती है T2 बाई T1 के। बहरहाल हमें टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, लिहाजा हम ये वाला एफिशिएंसी का फार्मूला पुट करेंगे। तो 1 माइनस T2 कितना है 400, T1 कितना है 500, मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी को परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर तो 500 डिवाइडेड बाई 500 होता तो 1 आ जाता, लेकिन 400 डिवाइडेड बाई 500 है तो 0.8 आ जाएगा, और 0.8 इंटू 100, तो ये एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 कितना आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी जो इसकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी 20%। यानी इस हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या है 20% है। भाई बहुत कम एफिशिएंसी है 20%, यानी इसमें हमारे पास हीट यूटिलाइज हो रही है, वर्क में 80% हीट किधर जा रही है, सिंक में जा रही है, किसी काम का नहीं है ऐसा इंजन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है भाई, Q1 Q2 फलां ये वाला बटन। तो हम ना इसको यहाँ से ये रेज कर देते हैं, ये रेज हम करते हैं, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ तो फाइंड हो गई भाई, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है Q1 यहाँ से हम यहाँ पर आए हैं, Q1 अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो Q1 फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, ईटा इज इक्वल टू W बाय Q1। ठीक है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, जैसे W को यहाँ से मैं लिख दूँ Q1 माइनस Q2, W इज इक्वल टू क्या होता है Q1 माइनस Q2 होता है। तो Q1 माइनस Q2 लिखो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1 आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको यहीं तक रहने देना, क्यों, क्योंकि मेरे पास वर्क की वैल्यू गिवन है, तो मुझे इस फॉर्म में फिलहाल इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास वर्क की भी वैल्यू है, एफिशिएंसी की भी वैल्यू है 20%, Q1 में फाइंड कर सकता हूँ। तो Q1
इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय इसकी एफिशिएंसी ईटा, तो Q1 इज इक्वल टू W कितना है 10,000 जूल। एफिशिएंसी कितनी है 20%। 20% को वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, वैल्यू को परसेंटेज में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो यहां पर हम परसेंटेज इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 20% है तो यहां पर आके हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100। सही है, इसको फिर हम लिख सकते हैं क्या 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20, ये 0 इस 0 से क्या 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो ये Q1 हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50,000 हमारे पास आ जाएगा, यानी Q कितना है 50,000 है, क्या 50,000 जूल, 50,000 जूल। डन हो गया, ओके ओके। Q1 भी फाइंड हो गया, यानी कि एफिशिएंसी भी फाइंड, ईटा भी फाइंड होगा, Q1 भी फाइंड हो गया। अब Q2 को फाइंड करते हैं। Q2 को ना हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, भाई Q1 है W है तो Q2 हम यहां से फाइंड कर लेते हैं इस फार्मूला से। तो Q1 को फाइंड करना है तो Q2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं Q1 माइनस W, ठीक है। तो Q2 इज इक्वल टू Q1 कितना है 50,000 माइनस W कितना है 10,000, ठीक है। तो Q2 कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, 40,000 जूल। ओके क्या, तो Q2 भी हमारे पास फाइंड हो गया। यानी कि ये ऐसा बेकार सा इंजन है कि जो सोर्स से हीट गेन कर रहा है 50,000 जूल, 50,000 जूल हीट गेन कर रहा है। Q2 40,000 दे रहा है सिंक को, यानी वेस्ट होगी ये हीट। पीछे कितनी बची 10,000, तो वो 10,000 हीट का क्या हो रहा है वर्क हो रहा है। W इज इक्वल टू 10,000 जूल। इस वजह से एफिशिएंसी आ रही है 20% जस्ट। तो ये चीजें हमने इसमें क्या करनी थी फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5।